वॉज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चल रहा है। अभी उसके आगे का भाग देखते हैं। अभी पेज नंबर 7 में डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन हैड collected innumerable specimens of plant and animal, and depending upon the observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. मतलब चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज इकट्ठा की और उसके आधार पर जो भी सबसे फिट होगा वो जिएगा और आगे बढ़ेगा, ऐसे चार्ल्स डार्विन ने थियरी रखी। For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species, और उसी हेतु से उसने Origin of Species नाम की एक किताब लिखी। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. अभी इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए चार्ल्स डार्विन ने कहा है, मतलब सारे जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी भरपूर प्रमाण में बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी होती है, ऐसा इन्होंने बताया। ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life threatening manner. सारे ऑर्गेनिज्म खुद में बदलाव लाते हैं जिससे जिंदा रह पाते हैं और वह एक कंपटीशन में उतर जाते हैं, और इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। अभी इस कंपटीशन में जो आगे बढ़ते हैं, जो जिंदा रह सकते हैं, सभ्यता का जो वातावरण है जिसमें वह सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म हमें जिंदा दिखते हैं। However, beside this, natural selection also plays important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest perish. इसके अलावा ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये जो इम्पोर्टेंट रोल इसका ये है कि वो उसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रख पाती है या तो आगे उनके जनरेशन बढ़ सकती है जो कि फिट है और जो ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सभी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। अभी जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वही रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज। उसी से एक न्यू स्पीसीज मिलती है विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनके जैसे गुणधर्म रखने वाले। डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड टू लॉन्ग ड्यूरेशन। अभी डार्विन्स की जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्सेप्ट की गई है। हाउएवर, इसके अलावा सम ऑब्जेक्शंस आर रेज। कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो कि इनके खिलाफ उठाए गए हैं अगेंस्ट द थियरी। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, वो कौन से ऑब्जेक्शन है वो हम देखते हैं। उसमें से पहला है नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जो भी नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है वो अकेली नहीं है जिसके आधार पर इवोल्यूशन जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। डार्विन जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस पर कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कौन से यूजफुल ऑर्गेनिजम्स है और कौन से यूजलेस ऑर्गेनिज्म है, फिर भी ऑर्गन्स है, फिर भी वह हमको क्या ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस, एब्रप्ट चेंजेस। कुछ बदलाव जो है वो स्लो दिखाई देते हैं तो कुछ बदलाव फास्ट दिखाई देते हैं, उस पर भी कुछ भी डार्विन थियरी में एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई दिया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन माइलस्टोन। जो भी ऑब्जेक्शंस रखे गए डार्विन के खिलाफ, इसके अलावा भी जो डार्विन का इवोल्यूशन के प्रति जो कार्य है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है पेज नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन
since 1809 to 1882. These English biologists proposed the theory of evolution. इन्होंने theory of evolution पर खोज की है. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over a period of thousands of years from common ancestor. एक single ancestor से thousands of species का निर्माण हुआ है, ऐसा इन्होंने खोज निकाली है. He proposed that principle of natural selection is responsible for this purpose. उनके जो उन्होंने खोज की है उसके माध्यम से यह पता चल गया है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, फॉर द इवोल्यूशन. अभी आगे देखते हैं लैमार्किज्म. Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organ. He called this concept as principle of use or disuse of organ. इसका मतलब है लामार्किज्म ने कहा है जो इवोल्यूशन चेंजेस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर इवोल्यूशनरी चेंजेस, ये जो चेंजेस है कई बार किसी ऑर्गन के ओवर यूज के कारण या ना यूज के कारण पाए जाते हैं. जैसे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के जो भी चेंजेस होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट. Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for their evolution. एक पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी जो भी एक्टिविटीज होती है उसके आधार पर उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है या तो नहीं डेवलप होता है. दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in the next subsequent generation too. एक स्पीसीज का जो लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन में जो उसकी एक्टिविटी होती है उसके आधार पर उसके बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलप होना होता है या तो मतलब चेंजेस होता है उसमें, और वह जो चेंजेस होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं. वही स्पीसीज के वो चेंजेस दूसरे जनरेशन के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं. आगे further he said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the Smith have become very strong due to frequent hammering movement. यहाँ बताया गया है जैसे जिराफ है उनकी जो गर्दन है वह जितनी लंबी थी उसके अनुसार और ज्यादा लंबी अभी दिखाई देती है. इसका कारण है कि जो भी प्लांट्स, वेराइटी ऑफ प्लांट जिस पर वह जीवित रहते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऊपर का जो टॉप लीफ ऑफ द प्लांट है वह प्लांट का लीफ उसको खाना ज़्यादा पसंदीदार होता है, तो ऊपर की लीफ के कारण वह अपनी गर्दन और लंबी करते हैं और उसके हिसाब से उसकी गर्दन और लंबी हमें दिखाई देती है. उसके आगे बताया है विंग ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू. अभी ये कुछ पक्षियों के नाम बताया. ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, शाहमृग जिसे कहते हैं मराठी में, और ईमू यह पक्षियों के जो विंग्स है बिकम वीक ड्यू टू नो यूज. वह अपने जो पंख है उसका उपयोग न करने के कारण उनके जो पंख है वह एक तो छोटे हो गए और कमजोर है. लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक. राजहंस और ये डक इनका जो लेग्स है ये क्या हो गया, बिकम यूजफुल. हमेशा यूजफुल में होने के कारण वो स्विमिंग के लिए यूजफुल में लाने के कारण वो क्या है, लेग्स उनके पक्के हो गए ड्यू टू लिविंग इन वाटर. आगे बताया है स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स.
स्नेक जो है उनके लेग्स जो है वो अभी नहीं दिखाई देते। बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट, उनकी क्या हैबिट है, खुद की बॉडी को जमीन के नीचे गाड़ के रखने की, इस हैबिट के कारण वह लेग्स का उपयोग नहीं किया, उन्हें इसके कारण धीरे धीरे उसके लेग्स धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अभी ये जो टाइप्स है हमने क्या बताया, ये टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हमको ऑर्गेनाइजम्स में दिखाई देते हैं एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अभी ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ और लैमार्किज्म। इसी को थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है और लैमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। आगे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected. अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा यूज है बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन का, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट, या तो यूज ऑफ ऑर्गन नहीं हो रहा है उसके कारण उसका डीजनरेशन, यह तो क्लियर हो गया। लेकिन जो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके कैरेक्टर्स का, इस पर कुछ भी इस पर रिजेक्शन किया गया है, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन यूज आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका कारण ये है, जो मॉडिफिकेशन एक पर्टिकुलर स्पीसीज में दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में वेरिफिकेशन करके आएगा, यह क्लियर नहीं हुआ है, वह ट्रांसफर नहीं होता है एंड देयर बाय लैमास थियोरी वाज डिसप्रूव। और इसी कारण लैमा का थियोरी जो है वो डिसप्रूव कहा जाता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जो कि उसको एक्वायर्ड किया गया टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसी को कहा जाता है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पर दिया गया, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ मंकीज फ्रॉम इंटरनेट।